यूपी चुनाव में बजरंग बली पर सियासी बवाल शुरू हो गया। एक दिन पहले बदायूं में अमित शाह ने विरोधियों पर बड़ा हमला करते हुए अपने भाषण में बजरंग बली का जिक्र किया था और दावा किया था कि बीजेपी के सत्ता में काबिज होने के बाद यूपी से माफिया और बाहुबलियों का सफाया हो गया। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है। अमित शाह के इस बयान के बहाने शिवसेना ने बीजेपी को घेर लिया। सोचें और उन्माद फैला लें और हम इस तरीके से बाहुबली, बजरंग बली सबको ले आए जैसे शमशान और कब्रिस्तान पिछली बार लाए थे। यही नहीं, शिवसेना ने बीजेपी पर शब्दों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश का भी आरोप लगा दिया। यूपी के प्रयागराज में एक शख्स ने योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने खुदकुशी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। यह घटना उस वक्त हुई जब प्रयागराज पश्चिम सीट से बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह नामांकन के लिए निकले। तभी वहां उनके पीछे खड़ी भीड़ से निकलकर वो शख्स अचानक उनके बेहद करीब पहुंच गया और उनसे कुछ कहने की कोशिश की। हालांकि सिद्धार्थनाथ सिंह ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और वहां मौजूद समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया। इस पर भी जब वो नहीं माना तो वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे काबू में कर लिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और उसकी इस हरकत को मंत्री पर हमला मानकर गुस्साए लोग उसे पीटने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन पुलिस वाले उसे भीड़ से बचाते हुए वहां से ले गए। वहीं शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इसे हमले की कोशिश मानने से साफ इनकार कर दिया। उससे पूछताछ की जा रही है, किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने दावा किया कि पकड़े गए शख्स के पास से एक ब्लेड और जहर का एक पैकेट बरामद हुआ। यूपी के कौशाम्बी की सिराथू सीट पर चुनाव दो बहनों के बीच होता दिख रहा है। वैसे तो वहां से बीजेपी की ओर से केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को टिकट देकर चुनावी दांव खेल दिया, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कौशाम्बी के सिराथू में लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नहीं, बल्कि दोनों बहनों अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच होने वाली है। अनुप्रिया पटेल तो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रचार करने भी सिराथू पहुंची। नामांकन के समय अनुप्रिया पटेल और जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य के साथ रहे, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य की जीत का दावा भी किया। कौशाम्बी जनपद में इस सिराथू विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल बीजेपी की चुनावी सभा में केशव प्रसाद मौर्य के साथ मंच पर मौजूद रहीं। उन्होंने वहां से उनके समर्थन में भाषण भी दिया। हालांकि इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और उनकी बहन पल्लवी पटेल पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रचार को इसी से जोड़कर देखा गया। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और उनकी बहन पल्लवी पटेल कौशाम्बी की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पल्लवी पटेल अपना दल के की अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बेटी हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से मैदान में है। पल्लवी और अनुप्रिया दोनों सोनेलाल पटेल की बेटियां हैं। इस समय दोनों ही सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ हैं। सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पल्लवी पटेल सियासत में आई थी और तब के अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव बनी थी और 2014 में कृष्णा पटेल ने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया था, जिसका अनुप्रिया पटेल ने विरोध किया था, जिसके बाद मामला चुनाव आयोग पहुंचा और पार्टी दो धड़ों में बंट गई थी। यूपी के गाजियाबाद के लोनी में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों को घेर लिया। लोनी विधानसभा सीट से नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अमित शाह उनके पक्ष में वहां प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण में पिछली यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तान की तरफ से की गई घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले तक देश के हालात ठीक नहीं थे। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। गृह मंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और उन्हें 2019 में हुए पुलवामा हमले की याद दिला दी। पाकिस्तान जैसा आतंकी देश वो पुलवामा जैसे हमले कर रहा है और हम आज भी उस पुलवामा का बदला नहीं ले पाए हैं। अपने भाषण में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा और उन पर बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने कुछ साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाकर सुर्खियों में आई पूजा शुक्ला को चुनावी मैदान में उतार दिया। पार्टी ने उन्हें लखनऊ उत्तर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए वो अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए निकली। उत्तर का विधायक कैसा हो? समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जेल भी गई थी। लेकिन जब उनसे चुनाव में जीतने पर इस मुद्दे को उठाने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। हर व्यक्ति जिसके साथ भी जिस भी फील्ड में
अन्याय हुआ है, समाजवादी पार्टी उसको न्याय दिलाएगी। लखनऊ उत्तर सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक नीरज बोरा को फिर चुनावी मैदान में उतारा है। चीन पाकिस्तान पर राहुल गांधी के दिए बयान पर देश ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी प्रतिक्रिया आई। एक रोज पहले संसद में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर घेरते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे और इस दौरान उन्होंने यह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. उनके इस बयान पर अमेरिका से भी प्रतिक्रिया आई। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने राहुल के बयान को समर्थन देने से इनकार कर दिया। I will leave it to the Pakistanis and the PRC to speak to their relationship. I certainly would not endorse those remarks. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था और अपने पूरे भाषण में उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई और उनके आरोपों का जवाब देने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए। उन्होंने राहुल पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। सकसगाम घाटी पाकिस्तान ने चाइना के हवाले किया था दोस्ताना अंदाज में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे। इस मुद्दे पर बीजेपी का हमला बढ़ा तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। जो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। राहुल गांधी जी ने सही पकड़े हैं और जो बात कही है एक राष्ट्र के हित के लिए की है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दूसरे कई मुद्दों पर भी देश की जनता को धोखा दे रही है। गोवा में प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। केजरीवाल कांग्रेस के उस हमले का जवाब दे रहे थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि गोवा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि फ्लैट और प्लॉट खरीदने आई है, जिसे खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। कांग्रेस का थोड़ा दिमाग खिसक गया है, that's all I can say। केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल एक बहरूपीय हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए जिन पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव का सामना प्रियंका गांधी से हो गया। प्रियंका गांधी वहां की अनूपशहर विधानसभा सीट के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रही थी। तभी वहां अखिलेश यादव का काफिला पहुंच गया, जिसे देखते ही प्रियंका गांधी रुक गईं और उन्होंने अखिलेश यादव को देखकर उनकी तरफ हाथ हिलाया, जिसके बाद अखिलेश जो प्रचार के लिए अपनी बस में सवार थे वो बस की छत पर पहुंच गए। उनके साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी थे। उन दोनों ने हाथ जोड़कर प्रियंका गांधी का अभिवादन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी और आरएलडी समर्थकों के साथ वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ गया। थोड़ी देर बाद अखिलेश अपने रास्ते चले गए तो प्रियंका प्रचार में जुट गई। जहां एक और दोनों नेता आमने सामने आने पर एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यूपी की 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब लोग समुदाय के आधार पर वोट डालें, वरना नहीं। ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी की है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखकर ऐसा लगता है कि अखिलेश और प्रियंका के चुनावी प्लान उलझ सकते हैं और कांग्रेस बीजेपी का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर कांग्रेस ने या तो मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतारे हैं या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जाति वाले प्रत्याशी। यानी कि अगर लोगों ने समुदाय को ध्यान में रखकर वोट डाला तो समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकता है। वैसे कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही कि ऐसा किसी खास प्लानिंग के तहत हुआ। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ज्यादा अच्छा होगा तो उसको मत मिलेंगे, उनका पार्टी का अच्छा होगा तो उनको मिलेंगे। जबकि समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि ये सारे दांवपेच फेल करके वो यूपी में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक मत हो चुकी है और दूसरे दल, मैं समझता हूं, वो वोट कटवा की स्थिति में है। उनके पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है। पश्चिमी यूपी की सभी 113 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होगा, जिनमें कई पर कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो अखिलेश की परेशानी बन सकते हैं। इनसाइड स्टोरी यह है कि अगर लोगों ने अपने समुदाय को ध्यान में रखा और वोट डाला तो समाजवादी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है कांग्रेस के उम्मीदवारों से, क्योंकि कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी की 113 में 43 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के वोट काट सकते हैं।
लेकिन ऐसा तभी होगा जब जनता समुदाय के आधार पर मतदान करेगी। इन 43 सीटों में 33 सीटों पर कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी उतारे, जिनमें कैराना, शामली, देवबंद और रामपुर जैसी हॉट सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 10 सीटों पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जाति वाले उम्मीदवार ही दाव खेला और माना जा रहा है कि अगर इन जगहों पर लोगों ने समुदाय को तरजीह देकर मतदान किया तो समाजवादी पार्टी को घाटा हो सकता है। वैसे इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2-2 सीटों का समझौता हुआ था, जिनमें अखिलेश यादव की करहल और शिवपाल यादव की जसवंत नगर विधानसभा सीट शामिल है, जहां कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। बदले में समाजवादी पार्टी ने रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया, लेकिन बाकी जगहों पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, यानी कि समझौता सिर्फ 2-2 सीटों पर ही है। यूपी के शामली में अखिलेश यादव के रथ पर चढ़े गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ धक्का मुक्की हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी वहां की एक चुनावी सभा में एक रथ पर साथ खड़े थे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इसी बीच समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के शामली से प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी भी अखिलेश और जयंत के साथ खड़े होने की हसरत लिए रथ पर चढ़ गए, जिन्हें अखिलेश यादव के सुरक्षाकर्मी ने रोक दिया। इतना ही नहीं, उन्हें जबरन रथ से उतारने की कोशिश में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद थाना भवन सीट से गठबंधन के उम्मीदवार अशरफ अली भी उसी रथ पर चढ़ गए, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि इसी दौरान अखिलेश यादव की नजर इन दोनों प्रत्याशियों पर पड़ी और फिर उन्हें साथ में खड़े होने की इजाजत मिल गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें रथ से नीचे उतार दिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला किया गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब ओवैसी मेरठ में अपना चुनावी कार्यक्रम खत्म करने के बाद कार से दिल्ली लौट रहे थे और पुलिस ने बताया कि जैसे ही उनकी गाड़ी पिलखुआ इलाके में छिजारसी टोल प्लाजा के पास पहुंची, कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना के बाद तो वहां हड़कंप मच गया। यहीं पर ही उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आपको दिखाएं कि अर्धसैनिक बल भी यहां मौके पर पहुंचे हैं। इस हमले के बाद ओवैसी ने ट्विटर पर गाड़ी की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनकी कार पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया कि गोली लगने से उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया था, जिसके बाद वो दूसरी कार में बैठकर वहां से निकल गए। 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही वहां फौरन पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंच गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई और थोड़ी ही देर में वहां अर्धसैनिक बल के जवानों को भी बुला लिया गया। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। इसी बीच पुलिस ने इस घटना में शामिल एक हमलावर को धर दबोचने का दावा किया। एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है, जिससे उसने फायरिंग की। एआईएमआईएम के समर्थकों ने यह दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 6 से 7 गोलियां चलाई गई थी। उनकी गाड़ी में शीशा वगैरह और जगह जगह गोली लगी हुई है। 6-7 राउंड गोली चली है उनके ऊपर। पुलिस केस दर्ज कर इस मामले की जांच में जुटी है और घटना में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब और भगवा गमछे पर घमासान और तेज हो गया। एक दिन पहले वहां के एक कॉलेज में इस मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन इस घटना के अगले ही दिन उडुपी के कुछ दूसरे कॉलेजों में भी इस मामले ने तूल पकड़ लिया। हंगामा तब शुरू हुआ जब एक कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची कुछ छात्राओं को अंदर जाने से रोका गया, जिस पर भड़की छात्राओं ने कॉलेज कर्मचारियों से काफी देर तक बहस की। इस बीच उसी कॉलेज में कुछ छात्र गले में भगवा गमछा डालकर पहुंच गए। हालांकि उन्हें भी बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस विवाद के जल्द खत्म होने का भरोसा दिया। We did not wanted the education institution to become the war field of two community. राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर यूपी में सियासी गर्मी और बढ़ गई, क्योंकि इस बयान पर मचे घमासान में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान को अपने नए गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से जोड़ दिया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने जो गर्मी पैदा की है, इससे इन सबको परेशानी हो रही है। असल में कुछ दिन पहले यूपी के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। जिस पर बुलंदशहर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिर पलटवार किया। वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। एक दिन पहले आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी गर्मी वाले बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था,